आज अपन विधि तृतीय वर्ष के संबंध में जो हमारा एक विषय है कानूनों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में बात करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या कानूनों का निर्वचन से संबंध से मामला ये कि जब कोई मामला न्यायपालिका का यहाँ मकसद या जो हमारी व्याख्या है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों को निर्वचन करने की अधिकारिता नहीं दी हुई है। सिर्फ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ही निर्वचन करने के संबंध में अपना अधिकार रखता है। निर्वचन का मतलब है जब विधायिका द्वारा कोई कानून पारित कर दिया जाता है और कानून प्रचलन में है, लेकिन उस कानून में कोई संदिग्धता है, उस कानून में कोई अस्पष्टता है या उस कानून का कोई दोहरा अर्थ निकल रहा हो, तो न्यायपालिका उस कानून के संबंध में व्याख्या करती है, अर्थात इंटरप्रिटेशन करती है, और इंटरप्रिटेशन करते हुए न्यायपालिका अपना निर्णय देती है। तो न्यायालय इंटरप्रिटेशन किन परिस्थितियों में करता है? यदि न्याय मतलब कानून की भाषा स्पष्ट हो, असंदिग्ध हो, तो न्यायालय उसमें निर्वचन नहीं करेगा या इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा। न्यायालय तभी इंटरप्रिटेशन करता है जब कोई कानून में संदिग्धता हो, दोहरा अर्थ लग रहा हो, अर्थात ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, या फिर स्पष्ट नहीं है, उसमें अस्पष्टता है, तो न्यायपालिका कहें कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसमें निर्वचन करते हुए, उसमें इंटरप्रिटेशन करते हुए अपना निर्णय देती है। क्योंकि न्यायपालिका के समक्ष रखी हुई समस्या का समाधान करने के लिए न्यायालय अपना निर्णय देता है। क्योंकि विधायिका कानून तो विधायिका ने बनाया, और कानून बनाने के बाद में विधायिका द्वारा उस अस्पष्टता को, उस संदिग्धता को, उस दोहरे अर्थ को समाप्त नहीं किया गया है या उसमें संशोधन नहीं किया गया है, तो न्यायालय के समक्ष रखी हुई समस्या का समाधान करने के लिए न्यायालय अग्रसर होता है। तो जो भी मामले न्यायपालिका के पास जाते हैं, न्यायालय पहले देखता है कि कानून की भाषा स्पष्ट है, तो न्यायालय उसमें निर्वचन न करके कानून के अनुसार अपना निर्णय अग्रसर करता है। लेकिन यदि उसमें किसी प्रकार की संदिग्धता, अस्पष्टता और दोहरा अर्थ लगता है, तो फिर न्यायपालिका उसमें अपना निर्वचन करती है और निर्वचन करते हुए उस समस्या का समाधान करती है। आज अपन निर्वचन में आंतरिक सहयोगी और बाह्य सहयोगी के बारे में बात करेंगे। आंतरिक सहयोगी का मतलब होता है कि ऐसे सहयोगी जो कि संबंधित कानून में ही हैं, संबंधित कानून में, जिस कानून के संबंध में निर्वचन की बात कही गई है, जिस प्रावधान के बारे में निर्वचन की बात कही गई है, उस कानून में स्वयं में ही यदि प्रावधान है, तो न्यायपालिका उन प्रावधानों के अनुसार निर्णय अग्रसर करे। जैसे शॉर्ट टाइटल हुआ, या ये कहें कि लॉन्ग टाइटल हुआ, उसके प्रियम्बल हो गई, या उसके प्रोविज़ो हो गए, उसके मतलब उदाहरण हो गए, उसके कोई स्पष्टीकरण हो गया, ऐसे बहुत सारे इंटरनल एड्स कहा गया इनको, आंतरिक सहयोगी हैं, वो कानून के भीतर ही हैं। उस कानून में जिसके संबंध में न्यायपालिका निर्वचन करना चाहती है, वो उसके अंदर ही हैं, और उन कानूनों के संबंध में न्यायपालिका अपना निर्वचन करती है। तो कुछ से सहयोग लेती है, कुछ से सहयोग नहीं लेती। ये न्यायपालिका के अपने स्वयं के विवेक के भी है। और कुछ है, जैसे मान लो हम कहें कि शॉर्ट टाइटल है। शॉर्ट टाइटल में क्या होता है? शॉर्ट टाइटल का मतलब है कि उस अधिनियम का नाम होता है कि ये अमुक नाम है और इस नाम से इस कानून को जाना जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि सिर्फ नाम ही है,
उससे किसी प्रकार का कोई उसकी व्याख्या नहीं कर रखी, उसके संबंध में कानून में क्या दे रखा है इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है। इसलिए न्यायपालिका जो शॉर्ट टाइटल है या इसको कहेंगे हम संक्षिप्त शीर्षक है, उससे किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेती, क्योंकि ये सिर्फ नाम ही दर्शाता है। लेकिन जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि लॉन्ग टाइटल या दीर्घ शीर्षक। अब दीर्घ शीर्षक से, हालांकि दीर्घ शीर्षक उस कानून का भाग नहीं होता है वो, लेकिन उस कानून का भाग नहीं होते हुए भी न्यायालय उस दीर्घ शीर्षक से अपने सामने आई हुई समस्या के समाधान के संबंध में अब उस दीर्घ शीर्षक या इस लॉन्ग टाइटल से सहयोग लेते हुए उसका अपना निर्णय को अग्रसर कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे CRPC है, इसको कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसका दीर्घ शीर्षक है दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। तो ये इसका दीर्घ शीर्षक हो गया। नाम तो हो गया दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, लेकिन इसके संबंध में इसका दीर्घ शीर्षक है दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन। दंड प्रक्रिया संहिता जो प्रक्रिया के बारे में है, दंड प्रक्रिया के समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। ड्राइवर साहब आए। तो दूसरा एग्जाम्पल है जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण और उससे संबंधित मामलों की विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। तो ये इसकी व्याख्या करता है, उसको स्पष्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं और कि लॉन्ग टाइटल या दीर्घ शीर्षक अथवा विस्तृत नाम से उसका सहयोग लेते हुए न्यायपालिका अपने सामने आई हुई समस्या के समाधान में सहयोग ले सकती है, ऐसा इसके माना जाता है। हम आगे देखते हैं, फिर आगे हम अगला शीर्षक देखें।